यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका कैरियर एकेडमी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सेकंड पार्ट है। तो हेडिंग डाल रहे हैं अपन गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये अपना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड क्लास को अपन देखते हुए देखें तो गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड क्लास का जो मैक्सिमम सिलेबस एक बड़ा वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वो इस यहाँ से उठता है। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ डेरिवेशन है वो अच्छे से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से समझ में आने वाला चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। एक कंसेप्ट है उसको अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन ने देखा, इससे पहले लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ होती है। फील्ड लाइन क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होती है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे एक अपन सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं, सरफेस लेते हैं। मान लिया यहाँ से फील्ड लाइनें पास हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, फील्ड लाइन, और ये एरिया है। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो मान लिया ये एस वेक्टर है। एरिया क्या है, एस, और इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या है, ये हो गई, जो इसके साथ कितने एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये जो फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने बताया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन के। क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन के, मतलब पाई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अपन ये इस चीज़ को देखने से बाद अपन एक और इसका डेरिवेशन, इसका जो सेकंड डेफिनेशन है वो अपन इस टाइप से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट एस के इक्वल होगा। अब देखो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये क्या है, एरिया वेक्टर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन अपन ये लिख सकते हैं, दो डेफिनेशन अपन इस फर्स्ट लैंग्वेज में इस टाइप से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface is directly proportional to number of field line, number of electric field line passing through that surface। ये ध्यान रखना। और सेकंड डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज डायरेक्टली इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। ऐसा भी अपन देख सकते हैं, और डायरेक्ट आप ऐसा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी अपन देख सकते हैं। और अपन जब भी डॉट हटाएंगे जिंदगी में, जब भी अपन डॉट हटाएंगे तो तब क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कब कम कब ज़्यादा होगी तो इसकी स्पेशल कंडीशन अपन आराम से देख सकते हैं। वो क्या देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। भाइयों ये थीटा क्या है, किसके बीच में है, ये जो एंगल है ये किसके बीच की बात कर रहे हैं, या ई और एस है तो अपने इसके बीच की बात करेंगे, पड़ोसी के बीच की बात क्यों करेंगे। ये एस क्या, एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है तो इनके बीच में ये क्या है, थीटा। यदि इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो क्या होगी, और इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो क्या होगी। तो देखते हैं, इधर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई एस आ गई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या इसकी वैल्यू है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखूंगा तो बताओ बच्चों क्या होगा, फाई इक्वल टू ई एस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब फ्लक्स पास होगा ही नहीं। फ्लक्स कैसे पास होगा, फ्लक्स की वैल्यू कैसे 0 होगी, ये तो ऐसे हो गई जब फील्ड वेक्टर ऐसे हो और एरिया वेक्टर ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा हो, एरिया वेक्टर ऐसा हो, दोनों के बीच की डिग्री 90 डिग्री का एंगल हो तो वहाँ पे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इसको अच्छे से मैं तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो समझा देता हूँ कि एक पानी का नल है, उसमें से पानी आ रहा है, मैंने बाल्टी रखी, बाल्टी को मैं सीधा रखता हूँ, मतलब 0 डिग्री एंगल है, थीटा सीधा रखते हैं तो पानी पूरा का पूरा बाल्टी में जाता है और बाल्टी भर जाती है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। फिर बाल्टी को आप टेढ़ा कर दो, उल्टा करके ऐसा रख दो, पानी ऊपर से आ रहा है, साइड में गिर रहा है, वो 90 डिग्री कंडीशन बन जाती है। क्या उस कंडीशन में बाल्टी में पानी आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। पानी आने वाली बाल्टी में जो पानी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो वो सेम कंडीशन ऐसी है
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी 0 डिग्री के अंदर मैक्सिमम होगा, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और यदि 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे अपन याद रखेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, टोटल फ्लक्स जैसे कहीं पे भी फाइंड करना होगा तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जहाँ पे भी छोटिया पता और मोटिया फाइंड आउट करना तो अपन हमेशा इंटीग्रेशन ही करते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में ये तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में अपन जो अपना चैप्टर है वो क्या है, गाउस लॉ। तो अपन हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, गाउस लॉ। क्या डालेंगे बच्चों, गाउस लॉ। गाउस लॉ अपने आप में इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि सिंपल ही सिंपल है। कैसा है, सिंपल ही सिंपल है। तो गाउस लॉ अपन पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं। गाउस जी ने क्या लिया, एक सरफेस ले लिया। कैसे, क्या ले लिया, और उसके अंदर एक चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, चार्ज रख दिया। फिर उसने बोला कि चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, चार्ज से तो जाएगी, और कहाँ से जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्या होगा, जो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किसी सरफेस से, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करेगा। इनका जो रेशियो होगा उसमें डिपेंड करेगा। तो इसको डेफिनेशन अपन गाउस लॉ की लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इस सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए हाइपोथेटिकल सरफेस is equal to the ratio of charge and epsilon नॉट, रेशियो ऑफ चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट। ये हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल मतलब अपन किसी टाइप का जो माना हुआ है वो सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है और उसका एप्सिलॉन नॉट के साथ कितना रेशियो है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू के इक्वल होगा। और सेकंड कंडीशन है वो अपन देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, हम नहीं जानते, फिर भी हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, वो क्या होती है, वैल्यू के की। तो एप्सिलॉन नॉट मैं इधर भेज दूं, किधर भेज दूं, इधर भेज दूं, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/4 पाई के। एप्सिलॉन की जगह मैं क्या रखूंगा, 1/4 पाई के। तो इसके जगह मैं 1/4 पाई के रखूंगा, 4 पाई के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई के इंटू क्यू। तो अपन सेकंड डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड 4 पाई के। इन 4 पाई के और चार्ज के जो प्रोडक्ट होगा, ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज उस सरफेस के अंदर जो प्रेजेंट होगा ना बच्चों, उसी चार्ज की बात कर रहे हैं। यदि इसके पास में कोई और चार्ज पड़ रहा होगा तो उस दुखी आत्मा पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ये गाउस लॉ की कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन देखो, गाउस लॉ की कुछ ऐसी बातें हैं, वो क्या है कि गाउस लॉ ने ये बताया कि हमेशा क्लोज कर्व में ही अपन गाउस लॉ को लगाएंगे, कभी भी ओपन बॉडी में अभी ये नहीं होता। सेकंड बोला कि इसने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो इसके अंदर इंक्लूड जो चार्ज है सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी पे डिपेंड करेगा, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। और उसके बाद में इसने बताया कि वो बताया क्या कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी का जो शेप और साइज है इस पे डिपेंड नहीं करता। मान लिया कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी डूबी ढाबी है और कोई बहुत ही गोल गोल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, तो गाउस लॉ के लिए कोई सुंदर से कोई मतलब नहीं है। मान लिया इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, तो बच्चों इसके अंदर किसी पे भी चाहे कैसा भी बना हुआ है इसकी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, आप कितने सुंदर हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज है अपनी क्या, गाउस लॉ। तो डेफिनेशन ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो तुम लोगों को पता है बच्चों, एप्सिलॉन अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन होता है, क्या होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। उसको अपन इसकी वैल्यू कितनी होती है अपन ने बचपन में भी पढ़ा था, 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है ना, ये याद रखना, ये अपनी वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। आज अपन गाउस लॉ की कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। कुछ एप्लीकेशन से पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे गाउस लॉ पे, कि तुम लोगों को अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। डेफिनेशन तुम लोगों को दिख गई है, मैंने बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ the electric flux passing through a hypothetical surface is equal to ratio of charge in epsilon naught और product of charge and epsilon 4 पाई के, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। इसके अंदर जैसे मान लिया ये गाउस लॉ जी ने बोला ये बॉडी है, ये हाइपोथेटिकल बॉडी है, इसके अंदर Q1 Q2 एंड Q3 3 चार्ज पड़े। कितने चार्ज पड़े हैं, 3 चार्ज पड़े हैं। ये 2 कूलम है, ये 1 कूलम है, ये -3 कूलम है।
गुलाम मान लो, माइक्रो गुलाम मान लो, जैसा भी मानो, तो इससे पासिंग कितना फ्लक्स होगा वो तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स पास होगा तो वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज, ये ध्यान रखना, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज। जिस बॉडी की भी बात करेंगे Q है, अंदर जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे ना उनकी सबको क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा भाई, सबको जो ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो मजा आ गया, ये तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा, ये तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज का सम है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जब 0 हो रहा है तो कोई फ्लक्स पास होने की संभावना है, सब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही यदि इसकी जगह क्या हो जाता, इसकी जगह कुछ और हो जाता, ये 2 ही चार्ज होते हैं तो इसको क्या लिखते, तुम इसके 2 और 1 3 लिखते, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता, 3 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको तुम आराम से सॉल्व करते और आंसर तुम्हारे सामने होता। इसमें किसी को, बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, इसके अंदर एक डाइपोल पड़ा है। क्या पड़ा है, डाइपोल। डाइपोल के कारण तुम लोग इसमें पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा वो बताओ। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट चार्ज होते हैं। मान लिया ये प्लस Q है तो ये क्या होगा, माइनस Q। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी डाइपोल यदि किसी सरफेस में अपन रखेंगे तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो याद रखना है कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे अपन कुछ पढ़ेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशन। उसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन तुम्हारे वो आती है कोई एक लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर है। क्या है, लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग डालेंगे, वो क्या है, वो तो ये है, वो तो क्या है बच्चों, वो तो है फर्स्ट वाली लॉन्ग इंफिनिटी चार्ज वायर। इसके कारण अब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, इसके कारण क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इंफिनिटी चार्ज वायर। बहुत ही लंबा वायर है, बहुत ही क्या है, लंबा वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग है, जिसकी लेंथ बहुत ही बड़ी है। उसका अपन को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और वो कैसा है, चार्ज वायर। कैसा है बच्चों, चार्ज वायर है। अब इसके अंदर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लें चार्ज से अपन कितने डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, r डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, वहाँ पर अपन को क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि गाउस का लॉ लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, ये तो ओपन बॉडी है। ये तो कैसी बॉडी है बच्चों, ये तो ओपन बॉडी है। ये तो कैसी बॉडी है, ये तो ओपन बॉडी है। तो इसको क्लोज बॉडी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज बॉडी बनाने के लिए मैं क्या करूँ, वायर होता है उसका शेप कैसा होता है, वायर होता है उसका शेप तो सिलेंड्रिकल होता है। तो ये r को क्या मान लो तुम, रेडियस मान लो। और रेडियस मानते हुए इस वायर को मान लिया, देखो इन्फिनिटी लॉन्ग तो अपन जा नहीं सकते, तो एक बार फिक्स लेंथ लेंगे। मान लिया इसकी लेंथ है वो क्या है, l है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक की l। तो l लेंथ और r रेडियस मानते हुए अपन क्या कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल शेप पे क्या कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं ये हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ तो इतनी है l, और रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस जिसकी कितनी है, रेडियस तो जिसकी r है, कितनी है r रेडियस और l लेंथ वाला एक हाइपोथेटिकल सरफेस के अपन क्या कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया। इसके अंदर देखो ये सिलेंड्रिकल शेप में देखा तो इसके अंदर 3 सरफेस बन गए। कितने सरफेस बन गए, ये मान लिया S1 बन गया, ये मान लिया इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, S2 हो गया। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको वेक्टर लगा दिया। और ये थर्ड सरफेस हो गया, वो क्या होगी, S3 हो गया। कैसा हो गया, S3। इसमें किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट ये आप चेक कीजिए कि इस वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बचपन में अपने पढ़ा था ये चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चार्ज है एक लीनियर है। कैसा है, एक लाइन के अक्रॉस है। तो अब ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ लिख सकते हैं अपन, लीनियर
चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि लैम्बडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं लैम्बडा इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होता है लेंथ। तो चार्ज कितना है, फॉर एग्जांपल इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया क्यू, और इसकी लेंथ कितनी है एल, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों लैम्बडा एल हो गया। क्या हो गया लैम्बडा एल हो गया। इस वायर के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू क्या है वो लैम्बडा एल है। उसके बाद अपन इसके अंदर जो हेडिंग डालेंगे, जो इसके बाद में जो है डेफिनेशन लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो अब देखो ई एस मतलब एरिया। अब बताओ एरिया कितना है यहाँ पे, एरिया कितना है, एरिया तो तीन एरिया S1 S2 S3, तो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो S1 प्लस S2 प्लस S3, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू बच्चा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये क्लोज कर्व हो गया फॉर S1 क्या हो जाएगा ES1 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ S2 ES2 cos थीटा प्लस S3 ES3 cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो देखो अब S1 S2 और S3 के लिए अपन एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं एंगल की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एंगल की डायरेक्शन किधर, इधर S1 किधर ज्यो कितने डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों श्यो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये यूं मतलब ये भी क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वैल्यू रख दो, डायरेक्ट बता रहा हूँ थीटा इक्वल टू 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये का टर्म भी क्या हो जाएगी पूरी 0, S2 में भी 0, S3 में बच क्या जाएगा cos 0 रखेंगे, cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ES3 cos 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ फाई इक्वल टू ई तो बाहर आ गया, सरफेस एरिया ऑफ S3 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, क्या होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। एच यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई एल मान रहे हैं, तो अपने लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये ध्यान रखना है सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो फाई इक्वल टू अपने पास आ गया, फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गया। अब अपन इसके अंदर लगाएंगे क्या गाउस लॉ, क्या लगेंगे गाउस लॉ। बाय गाउस लॉ क्या बताता है कि फ्लक्स इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब बताओ चार्ज की वैल्यू अपन को पता है, क्या चार्ज की वैल्यू अपन को पता है बच्चों, बिल्कुल चार्ज की वैल्यू पता है। कितनी वैल्यू पता है, फ्रॉम इक्वेशन या ऊपर ही लिख देता हूं बच्चों, देखो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू रख दो, तो क्यू की वैल्यू क्या है लैम्बडा एल, तो जो लैम्बडा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्यू की वैल्यू क्या लिख दो लैम्बडा एल यहाँ पे पटक दो, तो क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड या थर्ड, ये आ गया। अब बच्चों देखो सेकंड नंबर इक्वेशन भी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल, थर्ड वाली भी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। तो ये और ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू क्या है E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, ये है लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, फाइंड आउट क्या करना अपन को E के अलावा जो भी यहाँ पे है वो उसको इधर भेज दो, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर ये एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। कोई कहे सर मेरे को ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा, मेरे को इससे भी आगे बढ़ना है, तो इससे भी आगे आप कैसे बढ़ोगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 लैम्बडा ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4,
आर एप्सिलॉन नॉट। काजू बनानी आती है तुम लोगों को, श्यू ये यू स्पेशल काजू, आज स्पेशल काजू देखी। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचपन में अपन ने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, के होती है। क्या होती है बच्चों, के। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k लैम्बडा अपॉन आर। फॉर्मूला क्या आ गया, 2k लैम्बडा अपॉन आर। अब देखो ई और आर के अंदर अपन ने रिलेशन देखा, तो बचपन वाली कहानी आ गई वापस। ये आर हो गया, ये ई हो गया, इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ज्यू बनेगा, क्योंकि इसके बीच में तो रिलेशन कैसा होता है, श्यू होता है, तो श्यू में ज्यू ही बनता है। ये अपने पास आंसर आ गया, ई इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। जहाँ लैम्बडा है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, के है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, या न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होती है। और जो आर है वो वायर से डिस्टेंस है, आर से वायर से डिस्टेंस, वायर से जितना ज्यादा दूर जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी तुम्हारे सामने है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन गाउस लॉ की अपन स्टार्ट करेंगे, वो होगी नेक्स्ट। यस स्टूडेंट, तो अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टर सीट। जो कंडक्टर सीट है उसके जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है कंडक्टर सीट में आपके सामने रख देता हूँ। इसके कारण अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कुछ चीज़ें तुम लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे इसका सरफेस एरिया ये क्या हो गया, मान लिया S1 है, ये क्या है S2 है, और ये क्या है S3 है, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर सीट है, क्या है, कंडक्टर सीट बोलो, कंडक्टर प्लेट बोलो, और क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करनी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। जब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो बताओ इस सरफेस एरिया और इसके बीच में थीटा इक्वल टू कितना 0, इसके बीच में थीटा इक्वल टू कितना 90। सिमिलर लिया। एक और ऐसी बात अपन जानते हैं कि कोई कंडक्टर होता है, उसको दिया गया चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता है, अंदर चार्ज 0 होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होती है, किसी कंडक्टर के अंदर 0 होती है। तो अपन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपन देखने से पता चल रहा है ये तो यार सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन लिखते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपन ने क्यू मान लिया, एरिया क्या मान लिया ए, तो क्यू इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपने पास 3 सिंपल पॉइंट लगाना है। सबसे पहले मैंने बताया चार्ज का बताना है, कौन सा चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाना है, देन गाउस लॉ लगाना है, और अपने पास सीधा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अब अपन क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ बच्चों, फाई इक्वल टू ई ए या ई एस कोस थीटा। एरिया को ए लिखो चाहे एस लिखो, जो तुम्हारा लिखना है वो लिखो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे अपने पास 3 सरफेस है, S1, S2 एंड S3। तो तीनों के लिए अपन टोटल फ्लक्स करने के लिए अपन क्या करेंगे कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 सरफेस E, ये क्या है S1, तो E S1 cos थीटा प्लस S2 के लिए क्या आ जाएगा, E S2 cos थीटा प्लस S3 के लिए क्या आ जाएगा, E S3 cos थीटा। बच्चों किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये S1 S2 S3 के लिए थीटा कितना 0 0 और 90, तो 0 0 वाले तो 1 हो जाएंगे, लेकिन 90 वाला cos के लिए क्या हो जाएगा 0। तो ये S3 वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो फाई इक्वल टू क्या बच्चा, यहाँ से बच्चा ES1 प्लस यहाँ से बच्चा ES। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये ES1 और ES2 है। क्या है ES1 और ES2? S1 वाला एरिया कौन सा और S2 वाला एरिया कौन सा? देखो ये S1 वाला बाहर है और S2 वाला किधर है, अंदर है। तो अंदर वाले एरिया के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाता है। तो S1 वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर E की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E इनसाइड इक्वल टू 0 होता है। E इनसाइड इक्वल टू बच्चों को कितना होता है 0 होता है। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ये ओनली ES2 बचेगा। S2 क्या है एरिया, एरिया अपन कितना मान लेते हैं ए मान रहे हैं अपन। तो इसका आंसर, इसका जो आ गया इक्वेशन वो क्या आया फाई इक्वल टू E आया। अब अपन क्या लगा रहे हैं, गाउस लॉ लगा रहे हैं, बाय गाउस लॉ।
बाय गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या बताता है बच्चों कि फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपनी नजरें घूमती वैसे बहुत है, लेकिन आज इस नजरों को और घुमाओ कि इधर से घुमाते 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 पता चला कि क्यू की वैल्यू है वो तो क्या है, वो तो सिग्मा ए है। क्या है? सिग्मा ए है। तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इसकी वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अपनी आगे फाड़ो। अपने आगे फाड़ने पे देखने को मिला कि सेकंड इक्वेशन भी फाई के इक्वल, थर्ड इक्वेशन भी किसके इक्वल? फाई के इक्वल। तो ये इक्वल ये इक्वल ये। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें से? जब ये इक्वल ये होता है तो अपन ऐसा लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे? यहाँ से ई है और इधर क्या है? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ए से ए कट गया। ई इज इक्वल टू क्या बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिली कि यहाँ पे ई है वो आर पे डिपेंड नहीं करता। तो ई और आर पे डिपेंड नहीं करता ई, तो इस पे ई और आर के बीच में रिलेशन कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा? ज्यू वीयू कुछ नहीं आएगा, ओनली सिंपल सा स्यू आएगा, कोई डिपेक्ट नहीं करेगा। और इसके अंदर अपन आर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसके अंदर अपन ग्राफ कैसा बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे। ये तुम लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब यही कंडीशन अपन किसके लिए बना रहे हैं? एक कंडक्टर सीट की जगह नॉन कंडक्टर सीट आ जाती। कैसी सीट आ जाती? नॉन कंडक्टर सीट आ जाती। तो आप इस वीडियो को वापस देखेंगे और मैंने अच्छे कर्म किए इसलिए इसके अंदर मैं सीधा इसके अंदर ही करेक्शन कर दूंगा। ये नॉन कंडक्टर सीट है, बाकी सेम एज इट इज है। इसके अंदर नॉन कंडक्टर के अंदर ई इज इक्वल टू 0 नहीं होता, तो नहीं होगा तो बाकी यहाँ की यहाँ सेम कहानी चलेगी, यहाँ से यहाँ तक सेम कहानी चलेगी। इसके बाद कहानी थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। उस चेंज कहानी को मैं लिख देता हूँ। उस चेंज कहानी को क्या लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ। बहुत ही सिंपल कहानी है इसके आगे की। वो देखो ये ई इज इक्वल टू 0 है, वो इसमें 0 नहीं होगा। तो S1 और S2 की वैल्यू तो क्या मान रहे अपन? एरिया तो ए मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2EA। अपन क्या पढ़ रहे पता है ना? नॉन कंडक्टर सीट है, यही यूनिफॉर्मली चार्ज है लेकिन कैसी सीट है? नॉन कंडक्टर है। 2EA हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बाय गाउस लॉ वही कहानी। बाय गाउस लॉ क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चों? सिग्मा ई है। क्या है? सिग्मा ई। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वही आगे अपन को फाड़नी बहुत आती है। 2EA अपॉन 2 ये इसकी वैल्यू फाई के, इसकी वैल्यू फाई इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी? इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2EA अपॉन 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्यों गया? तो E इज इक्वल टू क्या बच्चा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी सेम है कि इसकी वैल्यू भी R पे डिपेंड नहीं करती। तो R में इसके अंदर जो ग्राफ आएगा E का R के साथ आएगा, वो कैसा आएगा? क्यों आएगा? और यदि पूछ लिया जाए कि सर है ना आप सिग्मा के साथ हमें ग्राफ बना के बताओ, तो सिग्मा के साथ ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ये E और ये सिग्मा कैसा है? समानुपाती है, तो ज्यों आएगा। समानुपाती का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन आता है। ये अपने पास डेरिवेशन हो गई गाउस लॉ की 2 डेरिवेशन हो गई। कितनी डेरिवेशन हो गई? आज 3 हो गई, सॉरी। आप देखो सबसे फर्स्ट आज अपन ने जो पढ़ा उसको एक बार सिंपली रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो जितनी लाइन पास होगी उतना फ्लक्स पास होगा। उसके बाद अपन ने गाउस लॉ पढ़ा। गाउस लॉ ने बताया कि चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वो फ्लक्स पासिंग के बराबर होता है। फ्लक्स पास की वैल्यू इसके इक्वल होती है। उसके बाद अपन गाउस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन यूनिफॉर्मली लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर का पढ़ा, तो जिसकी वैल्यू आई थी E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन R आई थी, जिसमें E की वैल्यू R के क्या होती थी? व्युत्क्रमानुपाती होती थी। उसके बाद में अपन क्या था? कंडक्टर सीट पढ़ा था। कंडक्टर सीट की E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
नॉट वैल्यू आई थी जो आर पे डिपेंड नहीं करती थी। ये है नॉन कंडक्टर, इसके अंदर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब कंडक्टर के कंपेयर में नॉन कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हाफ हो रही है जस्ट, मतलब कंडक्टर में डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आज की कहानी अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में गाउस लॉ की बची हुई 2-3 एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टरों की कॉमन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास रखेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छी हेल्पफुल रहेगी। आशा करता हूं कि आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ के अच्छे से नोट्स बना रहे हो, और अपने आसपास अन्य विद्यालय की भी कोई छात्र है तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी बताएं। धन्यवाद।